मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी तब तो उस घर में रह सकूँगी नहीं तो नहीं। मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं घर ढूंढ लूँगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़े चले आ रहे हैं। मेरे पास आके वे बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की ये बात से मैं चौंक पड़ी कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा तो सचमुच ही घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। यह सब देखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँगी। इतनी जल्दी दूसरा घर भी तो कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और भी घर थे ना उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था, जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी उस तरह से बिखरा हुआ पड़ा था, जबकि दूसरों के घर के लोग सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड़कर वहाँ सब बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुक गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे। ऐसे समय में मेरी मदद के सामने आने वाला मेरा कोई अपना नहीं था। पास ही मेरे दो दो भाई रहते थे। उन्हें मालूम पड़ा कि मैं कहाँ रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर तोड़ दिए गए, फिर भी वो मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा कि माँ होती तो देखती आज मैं किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। उस दिन वह उस दिन फिर कहीं घर खोजना खजाना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोलादा आया। वह मुसलमान था और पास में ही रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। मेरे बच्चों से उसे बहुत ही लगाव था। भोलादा ने कहा, इस तरह से बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी। इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी। उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किस तरह से काटी दी। सुबह सवेरे भोलादा ने कहा, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक है कह रहा है। तातुश ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वो मुझे जगह भी दे सकते हैं, एक बार बात करके देख ही लूँ। मैंने उनसे कहा, भोलादा तुम ही एक बार चल कर उनसे बात कर लो ना, मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोलादा बोले तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई। वो बाहर ही खड़ा था। मैं भीतर गई, देखा तो तातुश अखबार पढ़े थे। मुझे देखते ही वो बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसा सूखा सूखा क्यों है। मैंने उन्हें सारी बातें बता दी, कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर तोड़ डाले गए हैं, कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में रहना पड़ा। मैंने उनसे कहा, मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया, आपसे बात करना चाहता है। मेरी बात सुनकर तातुश फौरन बाहर आया और भोलादा से बातें करने मेरे पास आया और बोले, तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई, बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही, तुम्हें रात ही में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो। मैंने कहा, आप जब कहें। तातुश बोले, अभी आ सकोगी। मैं राजी हो गई। घर जाकर एक रिक्शे में अपना सामान लाद कर बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में सोच रही थी कि तातुश तो एक ही बार में कहने पर तैयार हो गया, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा सामान जमा कर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुश ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न भी बनाती तो चल जाता, नीचे तो काफ़ी खाना रखा ही है। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातुश बोले, रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी। अभी तो दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम गरम खाना खिला सकोगी। इसके बाद मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। तातुश मुझे काम करते देखते तो कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना सारा काम कैसे कर पाती हो, सारा दिन काम करती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठा करो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं, तुमने कुछ खाया वाया कि नहीं, जाओ तुम ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ और फिर आकर अपना नाश्ता करना है, जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई अभी तक तुमने कुछ नहीं दिया नहीं। वह फिर कहने लगते कि यहाँ से थोड़ा दूध लेकर जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद मेरे बच्चों को रोज़ आधा लीटर दूध मिलने लगा। तातुश ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी, लेकिन तुम जैसी लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। वह फिर बोले, तुम अब यह कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी हो, एक लड़की हो या घर की किसी और का नहीं, इसे तुम अपना ही समझो।
मेरी कोई लड़की नहीं है, मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा भला यह भी कोई कहने की बात है, यह तो मैं जानती हूँ यहाँ आकर मुझे कितनी सुखी हूँ। सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते। कभी तबीयत खराब होती तो तातुश चिंता में पड़ जाते, मेरे का कुछ काम स्वयं करने लग जाते। मुझे ज़बरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेज देते। डॉक्टर मेरी जांच करवा कर दवा लिख देता, मैं उसकी पर्ची लाकर तातुश को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आता। दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसे निकाल कर भी देते, और मेरा आना खाने करने पर वह जबरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वह फ़ौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह से रखे जाने पर मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ वहाँ मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तेल साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज़ का अभाव वे लोग मुझे होने नहीं देते। मैं सोचती थी कि इतने घरों में काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता था कि जैसे इस घर में सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर और इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं। सही बात है, इतने अच्छे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल होते हैं। इस घर में मुझे सुख ही सुख था, फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास हो उठता। 2 मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातू शायद यही समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है, तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं। 1 2 बार 3 बार वह पूछे जा रहे थे। मैंने कोई जवाब नहीं दे पाई थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा करके मैं बोली, मुझे पता ही नहीं वह कहाँ रहता है। तातू चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता हो नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है। मैंने कहा जो जो उसे लोग ले गए थे वे मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि वह किसी जगह रहता है, लेकिन उन्हें कि उसके घर का नंबर ठीक ठाक पता नहीं है। उन्होंने जो जो नंबर बताया वहाँ मैं गई, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर वापस लौट आई। बस इतना ही सुना कि उसके घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है। मैंने 1 2 लोगों से पूछा, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था। तो चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सी दुकानें। उस दिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर कहा, वे लोग जो तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे, तो उसे छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप आए रह गई। वो कुछ ही क्षण बाद वह बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3 घंटे बाद लौटे। आते ही वह फ़ोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी। मैंने सुना वो किसी से बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ मुझे बुला रहे हैं। बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा है कि वह इस तरह से मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वह फ़ोन पर बात किए ही जा रहे थे। बातें करते करते मुझसे बोले, लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किससे बात करूँ। वह बोले, बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फ़ोन कान पे लगाया, पता नहीं हेलो हेलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज़ पहचान नहीं पा रही थी। कान से फ़ोन हटा तो मैं तातू से पूछा, कौन बात कर रहा था। वह बोले, अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचानती। मैं चौंक कर बोली, ए मेरा बाबू। मैंने फिर फ़ोन कान पर लगा कर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ कौन। बेबी मैं बोल रही हूँ। हाँ बेटा तेरी माँ। बेटा तू कैसा। वह बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा कि मेरा लड़का बड़ा हो गया। उसकी आवाज़ भी बदल गई। 1 2 मास में वह कितना बदल गया, उसे देखने के लिए मेरी बहुत इच्छा होने लगी। तातुश भी समझो। उन्होंने पूछा, लड़के से मिलने जाओगी। मैं बोली, हाँ देख लेती हूँ तो अच्छा था। वह बोले, तो बताओ कब जाओगी। मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे। कुछ दिनों बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा कि वह बाहर पौधों को पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वह ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की वयस में क्या काम करने की है, लेकिन मैं कर भी क्या कर सकती थी। मैंने लड़के को जल्दी जल्दी पास बुलाकर उसे मुझे प्रणाम किया और अपने भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके पास से मैं जब चलने लगी तो उदास हो गया। मैंने तब सोचा कि उसे अब उस घर में नहीं रखूँगी, जैसे भी उसे अपने पास ही रखूँगी। तातू शायद ये सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फ़ोन कर हालचाल जानने की कहते रहते थे। मैं उसे फ़ोन करती तो वह सिर्फ यह जानता चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं ये सोचकर बात करके टाल जाती थी कि कहीं वह बिना किसी को बताए मेरे पास आज गया तो तातुश को क्या सोचेंगे। वह बातों बातों में कहते भी थे कि वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं देखा। उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी भी करती थी। मैं सोचती थी कि इसका मतलब क्या यह मेरे लड़के पर विश्वास नहीं है। वह अभी यह क्यों नहीं कहते कि वह अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ। वह मुझे मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कहती भी कुछ नहीं। होते होते एक दिन तातुश ने स्वयं मुझसे कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई। फिर बोले कि उनके लिए एक नींद हम देखूँ जिसे रोज़ तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती थी बच्चों से काम कराना गैर कानूनी, उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी जगह काम देखो जहाँ रहते वह कोई और काम या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा, मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2 1 घंटे काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ। तातुश बोले, उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी तो आकर फिर वह यहाँ खटना होगा।
ऐसे में तुम्हारी स्वास्थ्य का कहाँ ठीक रहेगा। इतना भाग दौड़ करना ठीक नहीं है, और फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है। अभी तो मैं सब जब जैसा चल रहा है वैसा ही चला। तातुश की बातें सुनकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती थी कि इस तरह से तुम कभी मेरे बच्चे बाबा माँ ने मुझे नहीं समझाए। लगता है पिछले जीवन में सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की कितनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर काम, तुम्हें पढ़ने लिखने में जो काम दिया था तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगे उतना पढ़ने लिखने में लगाओ। तुम देखोगी एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा, कुछ करने की क्या ज़रूरत है। इसी से काम चलाओ ना बेबी। फिर यही भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करो, तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम बना होकर बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रही हो तो मुझे ही दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातुश ने एक दिन मुझे बुला कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से लाओ, मुझे यहाँ वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह इसी तरह से दूसरों के घर में काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह ठीक नहीं है। तातुश ने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि बेबी की एक बच्चे का जीवन इस तरह से नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई और तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वह घर का काम करते करते कोई हुनर लिखना पढ़ना सीख जाए। ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही मिलता है। मेरे पास अब 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती थी कि हम लोगों के खिलाफ पहना बह रहे हैं और कितना करेंगे हमारे। मुझे सच में बहुत बुरा लगता था। मैंने तय कर लिया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चला लूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी। तातू समझ के खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में, वो मुझे अपने सामने की खाने की कहने लगी। कभी कभी वो सेम प्लेट में खाना निकाल कर मुझे देते, उसी समय खा लेने को कहते थे। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगी कि मेरा इतना सुख कभी कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इन घरों जैसा कोई नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुश कहते थे, बेबी मैं समझ कर तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ कि महीना दे रहा हूँ, तुम क्या कभी मत सोचना मैं तुम्हें उस हिसाब के पैसे देता हूँ। तुम बस यही समझो तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया था जब तातुश ने छोटे लड़के को, अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहीं रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर बातें करते थे। उनमें से एक का नाम सुखदीप था और एक का रमन। अर्जुन दा ने मुझे वही ज़्यादा अच्छे लगते थे। वो क्यों ना लगते, उन्हें चाय पानी खाने के लिए कुछ चाहिए तो व्हाट सब मुझे कहते थे। जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ को दरकार करने पर भी कुछ नहीं कहता, बस बिस्तर पर लेटा रहता था। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछते, अर्जुन दा कुछ ला दूँ तो चाय पानी खाने को कुछ, बस सिर्फ सीधी लाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके पीछे बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसे मानते थे, मैं भी उनका अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दास कम बातचीत करने वाला था, मुझे लगता था शर्माता था। रमन दा को दूसरी तरह का था, वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफ़ी अच्छा कुछ सिखाता भी, खाने की नई चीज़ें बनाना मैंने उससे ही सीखा। वह मुझे से मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी पड़ेगी, उन्हें सब समय पर खेलने मत देना, तो नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमन दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, 3 बच्चे लड़के हैं, तो मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमन दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते रहेगा। उसने तातू से पूछा, बेबी का यह लड़का है या लड़की? इसके साथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, क्यों तुम्हें मालूम नहीं, ये तो बेबी की लड़की है। रमन दा ने तब हंसकर कहा, तभी तो मैं समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है। रमन दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उससे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया जहाँ साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमन दा, सुखदीप दा काम से लौट कर फ़ौरन सोने चले जाते थे। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम बच्चों को लेकर रोज़ पार्क में थोड़ा घूम कर आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे तो तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मानकर मैं रोज़ शाम को बच्चों के साथ वहाँ खेलने जाने लगी, पार्क में जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी और वहाँ उन घर के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करते थे। उनसे कहीं मुझे देखकर मेरे पास आती हो, कुछ इस तरह की बातें पूछे, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता। ये वहाँ कई जमा लड़के भी आते और उनमें से बंगाली भी होते, वे भी मुझसे बात करना चाहते थे। मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बात कराते।
ये कोई यदि शिवा माया तो मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात ना करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों में अधिक बातें नहीं करती, नहीं अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने से के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती थी। तातुश ने मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें ना करूं। तातुश ने ठीक कहा था, वैसे मैं भी वैसा ही सोचती थी। देखती भी थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लग जाते हैं कि जिनके जवाब देने का मेरी एकदम इच्छा नहीं होती थी। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना पड़ता था। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ खेलते देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती, कुछ एक लड़कियों से देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगा कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की रही होगी। साफ मालूम रहता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ। उसे देखकर मुझे बहुत माँ होती थी। मैं सोचती थी कि इतनी बड़ी लड़की को काम करने के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ेगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने पास बिठा पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने कहा हाँ। फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया, और उस दिन से मेरा अच्छा मेलजोल हो गया उससे, और हम एक दूसरे से रोज़ पार्क में मिलने लगे। किसी न दिन ना मिल पाते तो हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन से ही अपने माँ बाबा को खो दिया। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही। तब वह 1 वर्ष की थी। उसके बाबा की भी मृत्यु हो गई थी। उसके मामा और दादी माँ ने पाल उसका बड़ा किया। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वो मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई, एक दिन पहले पार्क में मिली थी, तब तक ये मालूम नहीं था कि वो अगले दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था तुम कल अपना पता लिख कर ले आना, मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। अगले दिन अपना पता लेकर पार्क में, लेकिन वह नहीं आई, वह चली गई। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। अगले दिन मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा। जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी बच्ची अपनी माँ के साथ आई। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या कर सकती थी। जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन भी नहीं लगता था। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में ही बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुश हटा तो एक दिन मुझे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक रह गई और देखती रह गई। फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से और एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा सुनाइए ना, देखूँ क्या लिखा है। तातुश मुझसे बैठ जाने को काफ़ी चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुश से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर अब संभव नहीं है। तुम कुछ किताबें पढ़ो, तातुश के पास बांग्ला विधान लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों की तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुन करके मैं अवाक रह गई कि मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा। उससे अच्छा लगने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर मेरी लिखावट भी तो खराब है। लिखने में मैं भूले कितनी इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातू से पूछा, मैंने जो लिखा वो उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तातुश बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच भी कुछ नहीं समझती। भगवान ने मुझे समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस
बस लिखो पढ़ो और उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तातुश की बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा, सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे। मेरे साथ तातुश जैसे व्यवहार करते थे वैसे मैं ही उन्हें खिलाने पिलाने के वैसा छोड़ किताबें कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुश की बात मानकर धीमे ही अपने पढ़ने लिखने की बातें करने लग गई तो एक काम घट गया। रमन दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए, मधुमक्खी मक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा करके रखा था। भूख के मारे रमन दा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया देखा कि एक तरी प्लेट में से नीचे गिरे जा रही थी। वह खाना छोड़कर अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ समय बाद उसे समझ आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या क्या सोच में खूब हंसने लगा। मैंने तातू से पूछा, रमन दा किसके साथ बातें करके हंस रहा? तातुश बोले, वो कौन है वहाँ? मैंने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है उस कमरे में। तो इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा कि रमन दा हंसे जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा था, क्या हुआ रमन दा? वह कुछ न कहे, बस हंसता रहा। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। हंसते हुए बोला कि बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते आकर मैंने तातुश को बताया कि जोर की भूख लगी थी ना होने से रमन दा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा। मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों में आकर पड़ी हुई, उसका जवाब तुम्हें देना है। मैंने कहा, चिट्ठी? यह चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुश बोले, क्यों नहीं होगा? तुमने जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई कि कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं है। यदि लिखी भी है तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुश से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुश बोले, यह तुम ही सोच कर देखो। बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुश बोला, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सीध पैर में जानती नहीं थी, फिर भी मैंने जैसे बन पड़ा वैसे लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले ही मिली थी। क्या लिखूं? सोचते सोचते इतनी देर हो गई कि 4-5 दिन हो गए। मैं यहाँ किताबों के बाजार गया था, वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेजूं। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे। मैं अवाक होकर देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा होगा। जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित था। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारा किताब जैसे कैसे छपे। आशापूर्णा देवी का पारिक कैसे लगा? तुम्हें तातुश जरूर बताया होगा कि आशापूर्ण देवी घर के सारे काम काज निपटा कर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी, घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्ण देवी के लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबरें रखते थे, जबकि हम उनकी कहानी उंगली उनके बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी हो सकती हो। यह बात मेरे मन में बार बार आती थी। साखन कितना आगे बढ़ा। मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहे। अकेले जेठू ही ऐसा करते थे यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू, तातुश के एक बंधु रामेश बाबू थे। मैं जो लिखती सब तातुश उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वो मुझसे बोले, देखो तुमने लिखा है ना, वो मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने उनसे, एनी फ्रैंक कौन है? तातुश ने मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकाल कर उसमें से एक डायरी के कुछ अंश पढ़ाकर सुनकर उस लड़की ने मुझे बहुत माया हुई। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती ही थी। वह भी मेरी तरह से वैसे थी और जेठी की बंधु थी। वह कोलकाता में ही पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह रखती थी। वैसा ही स्नेह मुझे और किसी और से नहीं मिला। मैं सोचती थी कि सचमुच इतने दिनों के बाद मुझे एक सहेली मिली है। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार बार इच्छा होती थी कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पोंछते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी, दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू शर्मिला दी तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में
में देखा करते थे, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती थी। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो मेरे जवाब देने के तरह तरह की सुंदर आकृति के सादे कागज काट कर भी रख देती थी। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी, पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वो मुझे प्यार करती थी, मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी सोचती थी कि माँ कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की हो, कहाँ मैं चिट्ठियों में हम जो बातें करते थे ना वह शायद ही मिलने पर ना हो। फिर मैं सोचती थी मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बात करेंगे। मेरा उत्साह बढ़ाने वाले जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुत ही निकट शायरी संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से ही संभव है कि आप हमें कभी भी कुछ आसान दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा, उसके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचिए, लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे एक लेख भी भेजा था। इस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा, वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया। ऐसी बात नहीं थी कि मेरे कहने पर तातुश ने वो मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा, कुछ नहीं घुसा तो इतने सारे लोगों को सैद करने का साहस दिलाने के बाद मैं सोचती रही कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी क्या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी और खिड़की से ही मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई। काफ़ी देर बाद में बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने कहा, कैसी है बेटी? बेटा कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का तो ये हाल कैसे हो गया है? बाबा बोले, कहाँ कुछ भी तो नहीं हुआ, बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए। मैं तातुश के पास दौड़ गई, बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले, उन्हें घर में बिठा, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं कमरे में ले गई, चाय बनाओ, तो वह बोले कि नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास में गिलास हाथ में लिए। वह बोले, तू भी तो थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? बोले ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती। मैंने सोचा करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हो गए, अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 1-2 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँगी, शायद वहीं झगड़े फिर शुरू हो जाए। मैं अब और वहीं सब भोगने की तैयार नहीं थी। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ ही गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी को अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं। और एक ही जैसा खटकते कमाते। यही समझ पहले आ गई होती तो हिसाब में अपनी व्यवस्था कर लेती, तब शायद मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ तेरी माँ तूने कुछ सुना नहीं लगता क्यों? बाबा ने मुँह की ओर थोड़ी और देखते कहा, वह शायद सोच रही थी कि बताने से कहीं रोने धोने की न लग पा। सच सच बताना क्या ठीक होगा? शायद बताना ही देना चाहिए। शायद कभी भी यही नहीं सोचा कि इसकी माँ जीवित थी। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सोच रहे थे। उन्हें चुप देखकर मैं बाबू कर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा कि आंखें भर रही, तो मुझे लगा कि मेरी माँ शायद अब नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है? बाबा रुद्र गले से बोले, तेरी माँ 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई। तेरी माँ नहीं है? क्यों? तेरे दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे बताया नहीं? मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी से नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाद बाबा के सामने सिसक कर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था अस्पताल में भर्ती, मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है लेकिन मुझे कोई नहीं बताता। मेरे दादा बऊदी भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं थे, रिक्शे में 10 रुपये भाड़ा लगता, फिर भी कोई एक भी बार मुझे बताने नहीं आया। बीच बीच में कई बार वहाँ गई लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। इतने दिन यही सोचती रही, तब सुनने को मिला कि मेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। मुझे पता चला कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलने ले जाए। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है कि वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट के आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल किया। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ के वो देख कर आ सकते थे लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला, मुझे तो अभी अभी। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में। वो बोले, चलो थोड़ा
देखा हूँ। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई और बेल बजाती मेरा लड़का बाहर आया और अरे दादू दू कहकर प्रणाम किया और बोला दादू मेरा बाबू कैसा है। बाबा बोले तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई। वह मुझसे बोले तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले की जैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई है। मुझसे बाबा ने कहा कि तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो गया, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा, अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहोगे। मेरे लड़के से बाबा बोले दादू भाई ठीक से रहना और इतना कर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे। तातुश ने उनसे कहा बाप बीबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाए। बाबा बोले अब जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं, चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देख लिया मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चला कि मैं कुछ लिख रही हूँ। सुनकर बहुत खुश हुआ। जहाँ वह पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, अब वह फ़ोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे। बार बार ये जानना चाहते थे कि मेरा लिखना पढ़ना कहाँ तक बढ़ा, ख़त्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने की भी कहते हैं साथ में। यदि मैं रुकना ना चाहूँगा तो लौट आ सकती थी, मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिनों तक मेरा मन बहुत ख़राब हुआ और मैं पछताती रही कि मेरी माँ मर गई है और मैं आँखों से उसे देख नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहती। इसलिए